बच्चों, अभी इसके पहले आपने जो पाठ पढ़ा था है मेरे वतन के लोगों, दूसरा और तीसरा भी पढ़ा चुके हैं। उनकी एक्सरसाइज देखते हैं। कृपया आप किताबें खरीद लीजिए जिससे आपको पढ़ने में सुविधा हो और समझ में आने की। तो आज पाठ चौथा, पाठ का शीर्षक है वह प्रवृत्ति पत्थर, और इसके रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो पहले आपको कवि परिचय। तो कवि परिचय, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 21 फरवरी 1899 में बंगाल के मेदिनीपुर नामक गाँव में। कहाँ हुआ था इनका जन्म? बंगाल के मेदिनीपुर नामक गाँव में सन 1899 फरवरी महीने की तारीख। आरंभिक शिक्षा घर पर होने के बावजूद, यानी इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई, लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी भाषा में निपुणता प्राप्त की। अर्थात घर पर रहते ही इन्होंने संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी भाषा में निपुणता प्राप्त की। अर्थात उन्होंने घर पर अभ्यास किया और इन भाषाओं पर अपना अधिकार कर दिया। इन्होंने समन्वय, मतवाला और सुधा पत्रिकाओं का संपादन किया। अर्थात लेखन का साथ ये इन्होंने पत्रिकाओं का संपादन भी किया। 3 पत्रिकाएं हैं, वो है समन्वय, मतवाला और सुधा। इनका संपादन किया है। क्रांतिकारी विचारधारा होने के कारण दलित समाज के प्रति सहानुभूति का भाव और शोषक वर्ग के प्रति तीखा व्यंग इनके साहित्य में प्रमुखता से मिलता है। यानी ये क्रांतिकारी विचारधारा थे, हमारे देश में क्या हो रहा है इसकी इन्हें चिंता थी। इन्होंने देखा कि जो दलित वर्ग है, निम्न वर्ग, उसका वो और भी गरीब होता जा रहा था, तो उसका शोषण हो रहा। तो उसके प्रति उन्हें संवेदना थी कि ऐसे गरीबों का शोषण न किया जाए, क्योंकि आज भारत में इतने साल हो गए फिर भी उसका स्थान निम्न ही है, अर्थात वो ज़्यादा उन्नत नहीं है। कारण क्या है इसका? क्योंकि जो उच्च वर्ग थे, उच्च वर्गीय व्यक्ति उनका शोषण करते थे, उन्हें अपने खेतों पर रख लेते और बस खाना पीना, शिक्षा करना प्रवेश नहीं होने दिए। यही हमारी सबसे बड़ी कमी थी। इसी कारण इन्होंने उनके प्रति संवेदना की है। जो पश्चिमी होते थे, मजदूर होते थे, और उन व्यक्तियों को जो शोषक वर्ग थे, उसके जाते थे, उन पर तीखा व्यंग्य किया है। अर्थात व्यंग्य के माध्यम से उन्होंने समाज में सुधार लाने की कोशिश की। इन्होंने जूही की कली, तुलसीदास, सरोज स्मृति और श्री राम की शक्ति आदि कविताओं से हिंदी साहित्य का भंडार और भी अधिक समृद्ध हुआ। यानी हिंदी साहित्य में इनकी रचनाएँ हैं जूही की कली, तुलसीदास, सरोज स्मृति और राम की शक्ति। इनसे इन्होंने हिंदी साहित्य का भंडार भरा है। निराला जी केवल पद्य साहित्य के ही रचनाकार नहीं, इन्होंने गद्य साहित्य भी समान अधिकार दिया। ऐसा नहीं कि केवल ही कविताएं लिखते हों, इन्होंने लेखन कार्य भी किया। निबंध, संग्रह आदि इन्होंने गद्य में भी लेखन कार्य किया है। और 15 अक्टूबर सन 1961 को इनका निधन। अर्थात जब तक ये रहे, इन्होंने हमारे हिंदी साहित्य को गद्य और पद्य दोनों का भंडार भरा है। और क्रांतिकारी के कारण इन्होंने समाज में फैली हुई दुर्घटनाओं का वर्णन किया है और उच्च जाति पर टीका भी किया है। तो ये था अभी कवि परिचय के बारे में। अब आ जाइए पाठ। वह प्रवृत्ति पत्थर। इसमें किसी श्रम का वर्णन किया है कि कोई पत्थर तोड़ रही है, तो इसके बारे में उन्होंने पहले लिखा है
यानी उन्होंने समाज को वर्गों में बांटा कि जो मानसिक श्रम करते हैं उन्हें बुद्धिजीवी कहा। जैसे रचनाकार करना, पढ़ना, वेदों का अध्ययन करना, ये कहलाते बुद्धिजीवी। जो मानसिक और शारीरिक श्रम करते हैं वे व्यापारी करते हैं। यानी जो मानसिक और शारीरिक दोनों करते हैं काम, वो व्यापारीवाद होते हैं, अर्थात उनमें शिक्षित भी होते हैं और व्यापार करने की क्षमता भी होती है। तथा जो केवल शारीरिक श्रम करते हैं, यानी बुद्धोकामी का जो केवल शारीरिक श्रम करते हैं, वे श्रमिक वर्ग के अंतर्गत आते हैं। देखिए उन्होंने समाज को 3 वर्गों में बांटा है। जो मानसिक श्रम करते हैं, मस्तिष्क का अधिक प्रयोग करते हैं पठन पाठन में या किसी अन्य विषय में, वो कहलाते बुद्धिजीवी। और जो मानसिक और शारीरिक दोनों क्षमताओं का प्रयोग करते हैं वो कहलाते व्यापारी वर्ग, क्योंकि व्यापार में सोचना भी पड़ता है कि नहीं हमें ये खरीदेंगे तो इतना मजा आएगा। तो इस प्रकार वो होते हैं व्यापारी वर्ग। और जो केवल परिश्रम करना ही जानते हैं वो कहलाते हैं श्रमिक वर्ग। इसमें सड़क बनाने वाले, कूड़ा साफ करने वाले, मकान बनाने वाले तथा फैक्ट्री में काम करने वाले आदि मजदूर आते हैं। यानी श्रमिक वर्ग ये सभी है, फैक्ट्री में चाहे काम करता हो, चाहे कूड़ा बीनता हो, या सड़क साफ करता हो, या भवन के निर्माण में मजदूरी करता हो, ये सभी श्रमिक वर्ग में आते हैं। तो आज़ादी के इतने दिनों बाद भी इनकी स्थिति दयनीय क्यों है? क्योंकि आज़ादी मिलती है, जो स्वतंत्रता होना चाहिए, इनको भी अग्रसर होना चाहिए, लेकिन आज भी इनकी दशा इतनी क्यों बुरी क्यों है? ये कवि ने प्रश्न किया है। रोटी, कपड़ा और मकान जैसी बुनियादी सुविधाएं मिलने नहीं, यानी इनके परिवार को रोटी, कपड़ा और मकान ये साधारण वस्तु हैं, यानी इनसे जीवन करता है कि साधारण व्यक्ति का, वो भी इनको नसीब नहीं है। तो इसका कारण क्या है कि हमारे भारत देश में उन्नत होना चाहिए, सभी वर्ग एक से होना चाहिए। अब उसी श्रमिक वर्ग का वर्णन करते हुए कवि ने इस पाठ को लिखा है। क्या है? वह तोड़ती पत्थर, देखा उससे मैंने इलाहाबाद की। एक बार कभी इलाहाबाद गए और वहां घूमते हुए उन्होंने एक सड़क पर पत्थर तोड़ती हुई महिला को देखा। वह तोड़ती पत्थर, देखा उसे मैंने इलाहाबाद की। यानी इलाहाबाद के रास्ते में जब वो टहल रहे थे, उन्होंने एक स्त्री को पत्थर तोड़ते हुए देखा। वह तोड़ती पत्थर, कोई न छायादार पेड़ वह जिसकी तरह बैठी हुई। अर्थात जहाँ वो बैठकर पत्थर तोड़ रही थी उसके आसपास कोई भी छायादार पेड़ नहीं था, जिसके कारण वो कुछ आराम महसूस कर सकते। यानी इतने तीक्ष्ण रूप में वो सड़क के ऊपर बैठी हुई पत्थर तोड़ रही थी। पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई, यानी कोई भी उसके बचाव के लिए कोई पेड़ नहीं था जिसके नीचे बैठकर वो कुछ विश्राम कर लेती या कुछ आराम का अनुभव कर लेती। तो श्याम तन भर बंधा यौवन, उसके शरीर का रंग सांवला था और वो युवती थी, यानी युवावस्था की थी। नत नयन प्रिय कर्मरत, उसके लिए तो केवल नीचे की ओर देख रही थी और उसका मन अपने कर्म में लगा हुआ था। अर्थात वो पत्थर तोड़ रही थी और उसका ध्यान पूरा पत्थर में था, क्योंकि उसको ध्यान रखने की तो अपने शरीर को भी ख्याल कर सकती थी। इस कारण उसने कहा है श्याम तन भर बधा यौवन, नत नयन प्रिय कर्म। उस युवती का शरीर सांवला था, युवक थी यानी युवावस्था थी, और उसके नेत्र नीचे की ओर ही दिख रहे थे। यहाँ माने नीचे की ओर दिख रहे थे। क्यों? उसका मन अपने कर्म में लगा हुआ था। कर्म कौन सा कर रही थी? वह तोड़ती पत्थर, सड़क पर बैठकर वो पत्थर तोड़ रही थी, इसलिए उसका मन
उसी में पत्थरों में लगा हुआ था कि जहाँ हटा वही तो गुरु हथौड़ा। गुरु माने भाई, हथौड़ा माने हथौड़ा। अब यह बताइए, पत्थर तोड़ना है, छोटी मोटी हथौड़ी से काम नहीं चलती, उसे आप तोड़ेंगे तो थोड़ी ही टूट जाएगी, पत्थर नहीं टूटेगा। तो गुरु हथौड़ा हाथ, उसके हाथ में बड़ा भारी बजनी हथौड़ा था। सामने तरमल्य का अट्टालिका प्राकार, और सामने एक नवनिर्मित इमारत जो बन रही थी उसका बड़ा भारी खाका खटा हुआ था, यानी निर्माणाधीन बिल्डिंग बन रही चढ़ रही थी, यानी जब वो धूप में बैठी हुए अपने कार्य में जुटी हुई थी, धीरे धीरे धूप ऊपर की ओर कर रही थी, यानी सूरज और भी तीक्ष्णता से निकलता आ रहा था। गर्मियों के दिन, अर्थात गर्मियों के दिन थे। गर्मियों के दिन में आप जानते हैं कितना गर्मी हो जाती है, और वो सड़क पर किनारे बैठी पत्थर तोड़ रहे जो धीरे धीरे सूर्य की गर्मी बढ़ जा रही थी, लेकिन उसका मन अपने कार्य में ही लगा हुआ था, उसका मन यहाँ वहां से नहीं हो रहा था। दिवा का तमतमाता रूप उठी झुलसती हुई। दिवा का मान सूर्य का तमतमाता रूप धीरे धीरे जैसे गर्मी में चढ़ता जाता है, तीक्ष्णता या गर्मी और भी बढ़। तो दिवा का वह तमतमाता रूप यानी सूर्य इस समय प्रचंड गर्मी फैला रहे थे, और जैसे जैसे वो आगे की ओर दिन बढ़ता जा रहा था वैसे ही अत्यधिक गर्मी बढ़ती जा रही। उठी झुलसाती हुई, झुलसाती माने से जलाती, लू माने गर्म, और जैसे ही सूर्य का ताप बढ़ता तो पृथ्वी गर्म होती है, और पृथ्वी के गर्म होने से उसकी चारों फैली हुई हवा भी गर्म, और गर्म हवा जब चलती है तो उसे हम क्या कहते हैं, लू। कहता है चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, दिवा का तमतमाता रूप उठी झुलसाती हुई। गर्मियों के दिन थे और सूर्य धीरे धीरे चढ़ता चला जा रहा था, यानी अपनी तीक्ष्णता को या गर्मी को फैलाता हुआ बढ़ रहा था। दिवा का तमतमाता रूप उठी झुलसाती हुई। अब धीरे धीरे सूर्य की प्रचंड गर्मी पृथ्वी पर पड़ने लगी, जिसके कारण पृथ्वी गर्म हो गई। पृथ्वी के गर्म होने से हवा भी गर्म हुई, और धीरे धीरे वो गर्म हवा यानी लू चल रही, जिसे हम लू लपट कहते हैं, भैया पानी पी लो तो लू लग जाए। तो इस प्रकार पृथ्वी के गर्म होने से हवा भी गर्म हुई, और वो गर्म हवा के झोंके तेजी से चले। लेकिन वो श्रमिक जो श्रमिका बैठी हुई होती, वो ऐसी गर्मी में भी अपना कार्य करने में जुटी। तो रुई जो जलती हुई गर्द चिंगी, जैसे रुई जलती है और उसकी चिंगारियां ऊपर की ओर बढ़ती है, इसी प्रकार सूर्य की गर्मी से ये पृथ्वी जल रही थी, ऐसा तप रही थी। आपने देखा हो गर्मियों में आप नंगे पैर सड़क नहीं करते, चलेंगे तो आपके पैर जलने लगेंगे, यदि आप चलते भी हैं तो ज़्यादा चलेंगे तो फफूंदी भी पड़ सकती। यानी गर्मियों के दिन सड़क इतनी गर्म हो जाती है कि वहाँ चलने से अत्यधिक गर्मी पैदा होती है। तो रुई ज्यों जलती हुई, जैसे रुई जलती है उसकी चिंगारियाँ जलती, इसी प्रकार इस समय पृथ्वी जलती हुई प्रतीत हो रही थी। गर्द चिंगी छू गई। गर्द मान धूल, धूल रूपी चिंगारियाँ चारों ओर फैल गई। धूल रूपी चिंगारियाँ चारों ओर फैल गई। क्यों? गर्मियों में जोर से गर्म हवा चलती है और उसके साथ साथ धूल भी उठती है। तो कवि कहता है कि इस समय पृथ्वी रुई के समान जल रही थी, और जैसे रुई की जलने पर छोटी अग्नि ज्वालाएं उठती हैं, उसी प्रकार धूल गर्म होकर चारों ऐसी लग रही थी जैसे अग्नि की चिंगारियाँ उठ रही। और ऐसे में वो श्रमिका बैठी हुई अपना कार्य कर रही। तो प्रायः हुई दोपहर, वह तोड़ती पत्थर। प्रायः हुई दोपहर,
इस प्रकार धीमे धीमे पूर्ण दोपहर का अर्थात ठीक 12 बजे सूर्य की किरणें बल्कि तीजी पड़ने लगती हैं। तो इस प्रकार धीमे धीमे आगे बढ़ती हुई पूर्ण दोपहर आ चुकी है। फिर भी वह श्रमिका सड़क पर बैठी पत्थर तोड़ न बनी, अर्थात न तो उसे गर्मी का एहसास है और न उस धूप का, क्योंकि वो अपने कार्य में जुटी है। जबकि उसके पास ना तो कोई छायादार पेड़, न वो विश्राम करने का कोई उपास होता। क्यों श्रमिका इसलिए बैठी हुई धूप में ही बैठी हुई। एक तो इतनी बड़ी धूप, ऊपर से इतना कठोर कार्य, फिर भी अपने कार्य में। ये इलाहाबाद में किसने देखा? कभी सूर्य का पश्चिम में, और जैसा देखा वैसा ही उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से वर्णन किया। देखते देखा मुझे तो एक बार उस भवन की ओर देखा छिपा। देखते देखा मुझे तो एक बार, और मैं उसके पास जाकर उसे देखने लगा। और जब मैं उसे देखने लगा तो देखते देखा मुझे तो एक बार उस महिला ने, युवती ने, जब मुझे अपनी ओर देखते पाया, एक बार से उठाकर मुझे देखा। अर्थात कहा कि क्यों खड़ा है, तो उसने एक बार मुझे देखा। उस भवन की ओर देखा छिपता, और निराश नजरों से उस भवन की ओर देखा जो मंदिर बन रही थी, जिसके लिए वो पत्थर तोड़ रही थी, उस भवन की ओर। अर्थात कवि कहता है कि जब मैंने उसे देखने लगा तो उसने एक बार मुझे देखा और फिर उस ओर देखने लगी जहाँ वो नवी इमारत तैयार होने वाली थी, और जिसके लिए वो कार्य कर रही थी उसकी ओर। देखकर कोई नहीं देखा मुझे उसने, देखकर कोई नहीं, उसने मुझे देख लिया, लेकिन फिर ऐसा अनदेखा करती है कि उसने किसी को देखा ही। अर्थात उसने मुझे देखा और फिर निगाहों से ऐसा कर दिया कि जैसे किसी को देखा ही ना। देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खा गई, अर्थात मुझे उस कातल निगाहों से देखा कि जैसे किसी को मार दिया जाए, उसे कष्ट हो रहा हो, लेकिन फिर भी न हो। इसी प्रकार करुण दृष्टि से उसने मृत्यु के लिए हो देखा। लेकिन देखते देखा मुझे तो एक बार उस भवन की ओर देखा छिपता, देखकर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खा गया। अर्थात जब मैं उसे देख रहा था तो उसने एक बार मेरी ओर निगाह उठाकर देखा। फिर इसके पश्चात वो नवनिर्मित इमारत की ओर देखने लगी जिसका निर्माण हो रहा था। कुछ हाँ, देख कर कोई नहीं, फिर मुझे देख भी लिया, लेकिन ऐसा प्रदर्शित किया कि किसी को मैंने देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खा गया। और उसने मेरी ओर उस दृष्टि से देखा जैसे किसी व्यक्ति को यदि मारा जाए उसे कष्ट तो होता है, लेकिन रोता नहीं है। इसी प्रकार करुण दृष्टि से उसने मुझे मेरी ओर देखा। सजा सहज सीता सुनी मैंने वह नहीं जो सुनी थी। सजा सहज सीता की वाणी से कैसे सितार की आवाज बदल करती है, उसी प्रकार मैंने देखा। सुनी मैंने वह नहीं जो सुनी थी। अर्थात जो मैंने उसकी आवाज़ सुनी, ऐसी आवाज़ मैंने पहले नहीं सुनी। अर्थात वो गीत भी गाने लग गया था, अपने काम में मस्त होकर भी गुनगुनाने लगे। तो कवि कहता है कि इतनी धूप में इतना कठिन कार्य करने के पश्चात भी उससे दुख का अनुभव नहीं, केवल उसके नेत्रों से करुण भाव झलक रहा है। फिर भी सजा सहज सितार उसने अपने काम में फिर मन लगा लिया और मन ही में गुनगुनाने लगी। जैसे उसने कभी कहता कि मैंने ऐसी आवाज़ कभी सुनी नहीं थी, अर्थात अपनी धुन में मस्त होकर हुआ कुछ गुनगुनाने। तो देखिए
उसने कभी अब उस श्रृंखला को देखने लगा तो उसने भी सोचा कि कोई हम मुझे देख रहा है। उसने पढ़कर एक बार कवि को देखा, फिर उसके बच्चा को नवनिर्मित इमारत को देखने लगा जिसके लिए वो कार्य कर रहे थे। तो देखकर कोई नहीं देखा मुझे, अर्थात मुझे देख लिया लेकिन ऐसा लगा जैसे मैंने कुछ देखा ही नहीं। तो जो मार खा रही अर्थात कर्म दृष्टि से मुझे देखा, जैसे किसी को यदि मार पीट दिया जाए और वो दुख को सहन कर ले वो ही इसी प्रकार उसकी नृत्य मुझे कष्ट के व्यसन दिखाई। लेकिन सजा सहन शिकार सुनिए मैंने वह नहीं दिया। अर्थात अचानक उसके घूमना की आवाज़ या उसके कार्य करने की धुन मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मधुर सितार ऐसी मधुर आवाज मैंने सुनी। एक क्षण के बाद काफी सुधर। कवि कहता है कि वो स्त्री कुछ क्षणों पश्चात इधर उधर हुई। क्यों? एक स्थान पर बैठे बैठे आदमी थक जाता तो एक थी, अब उसने अपना थोड़ा आसन बदला। तो वो कहते एक क्षण के बाद वह काफी सुधर। एक क्षण के बाद वो युवती इधर उधर हिली। सुधर तो सुधर यानी जो सुडौल बदन वाली युवती यानी परिश्रम व्यक्ति भी होते हैं। ढोलक माथे से गिरे सीकर, तो जैसे ही वो सही उसके माथे पर जो पसीने की बूंदें पड़ी, जो थकावट के कारण उसके शरीर से पसीना माथे में नहाया हुआ था, अर्थात पसीने की बूंदें जो उसके सिर पर ढुलक रही, तो ढुलक माथे से गिरे, अर्थात परिश्रम करने के कारण और धूप होने के कारण उसके शरीर से पसीना निकला। और जब उसने इधर उधर आसन बदला एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो जो पसीने की बूंद है उसके वो अचानक